नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। यूएन का 80वां सत्र खत्म हो चुका है। उसमें तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष गए, अपने अपने बयान दिए। नेतन्याहू भी यहां पहुंचे और नेतन्याहू ने भी अपना दर्द यहां दुनिया के सामने साझा किया। उस भाषण के बाद ट्रंप से उनकी एक बायलैटरल टॉक हुआ, बायलैटरल मीटिंग हुई। उस मीटिंग से एक प्रस्ताव निकलकर बाहर आया। उस प्रस्ताव में 20 सूत्रीय वो प्रस्ताव था, 20 पॉइंटर्स उसमें दिए गए थे। ट्रंप ने प्रस्ताव तैयार किया था, नेतन्याहू को दिखाया कि भैया हम तुम्हारा और गाजा के साथ जो युद्ध चल रहा है उसमें शांति करवाना चाहते हैं, युद्ध खत्म करवाना चाहते हैं। वो प्रस्ताव उन्हें दिखाया जिसमें हमास और हमास के हथियारों के लिए जगह नहीं थी। जो कैदी थे इजराइल के जो कैदी थे हमास में, उन्हें छोड़ने की बात कही गई थी और मानव जीवन को संरक्षित करने की बात उसमें कही गई थी। नेतन्याहू ने वहां तो कह दिया कि ठीक है, हम मानने को तैयार हैं। जिसके बाद ट्रंप ने कहा कि ठीक है, इस प्रस्ताव को गाजा को भेजते हैं। अगर गाजा के लोग इस प्रस्ताव को मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल के साथ है। अब वो मीटिंग हुए कुछ घंटे ही बीते थे, या फिर कहें कि नेतन्याहू अमेरिका से उड़कर इजराइल पहुंचे ही थे कि उन्होंने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया और कह दिया कि गाजा से हम अपनी सेना वापस नहीं बुलाएंगे, गाजा में इजराइल की सेना बनी रहेगी। तो नेतन्याहू ने ट्रंप के शांति प्रस्ताव को आखिर आग लगाई तो लगाई क्यों? इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद। सर, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। क्या हो गया कुछ घंटों में ही कि पहले तो हाँ कर दिया गया, फिर इनकार कर दिया गया? चाहते क्या है? ये एक इतिहास की एक बहुत बड़ी कहानी है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य जो है घनानन को हराने की बात कर रहा था, तो जब सेना से लड़ने गया तो पहली बार में हार गया। हारने के बाद जब सेना तितर बितर हो गई और सारी चीज़ें हो गई, तो वो एक रात को एक बुढ़िया के यहाँ रुका। ये काफ़ी प्रचलित कहानी है। तो उस बूढ़ी औरत ने उसको जो है खिचड़ी खाने के लिए दिया। भूख लगी हुई थी तो वो जल्दी जल्दी जो है खाने लगा, जिससे उसकी जीभ जल गई। बूढ़ी औरत ने कहा कि अगर इस तरह से खाओगे तो तुम्हारे हाथ जल जाएंगे, जीभ जल जाएंगे और तुम खा नहीं पाओगे। इसलिए बेहतर है कि आराम से किनारे से खाओ और उसको फूंक फूंक के खाओ, ठंडा करके खाओ, ठंडे करके खाओ। इसका अर्थ ये हुआ कि ट्रंप को आप भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं और दुनिया भी जानती है कि वो आदमी इतना उतावला हो गया है नोबेल प्राइज पाने के लिए। वो आदमी इतना झूठ बोलने लगा है कि अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में आपसे ही एक दूसरी स्टोरी पे हम लोग जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैंने 7 युद्ध रुकवा दिया है। भारत के 43वीं बार कहा कि भारत का युद्ध हमने रुकवाया, जबकि भारत ने खुले तौर से ये कह दिया कि ये चीज़। तो ये आप समझिए कि एक दुनिया का बादशाह, एक दुनिया का सबसे ताकतवर देश जो किसी भी दिशा में किसी भी सूरत में कुछ भी कर सकता है, उसकी ये हाल हो गई है कि कल जो है टेबल पे, खाने के टेबल पे बात हुई, जो उनकी अगवानी हुई व्हाइट हाउस में, पूरा एकदम लबादा ओढ़ के लाव लश्कर के साथ सब कुछ हुआ और उन्होंने 20 सूत्रीय कार्यक्रम डाला और उसके बाद से नेतन्याहू ने जो है इसे मानने से इनकार कर दिया। ये सबसे बड़ा फेल्योर है पेंटागन का, जिसका उन्होंने एक दूसरा अब अब जो है सुझाया है कि अब इसे पेंटागन नहीं किया जाएगा, सामरिक युद्ध ऑफिस कहा जाएगा। तो ये हाल है। अब पूरी दुनिया भर में जग हसाई हो रही है। जग हसाई से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ट्रंप ही हैं जो इतना झूठ बोलते हैं कि अब क्या ही कहा जाए। जबकि उनके खास दोस्त हैं। जब ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम का ऐलान हो रहा था तो ट्रंप ने इजराइल का समर्थन करते हुए ये धमकी दी थी कि अगर ये हमास और ये सारी चीज़ें नहीं माने तो जो है इजराइल को खुली छूट होगी। जबकि खुद ही उन्हीं के 20 सूत्रीय कार्यक्रम में जो है ये क्या कहते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने पलीता लगा दिया। अभी इस पे कुछ आया नहीं है, लेकिन ये बहुत तेजी के साथ बहुत धक्का देने वाली खबर है कि जिसको पूरा गल्फ कंट्रीज, खाड़ी और पश्चिमी यूरोपीय देश सभी जो है चिंतित थे। यहाँ तक कि बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जो एक फोटो दिखाया, फिर दुनिया के उन देशों को धमकाया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, इन सारे देशों को धमकाया कि आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, फ़लस्तीन को देश मत बनाइए। जबकि ये जो है अपनी जीत पे अड़े रहे। उनकी जीत का ही नतीजा है कि जो है उन्होंने इनकार कर दिया। इसके भी कई जो है हानिकारक परिणाम हो सकते हैं, लेकिन अभी तक तो लग रहा है कि
ट्रंप को जो है पीठ में छुरा जो है नेतन्याहू ने भोंक दिया है। ये सिर्फ दिखाने के लिए प्रस्ताव तो जारी नहीं किया गया। नहीं, क्योंकि सुनिए ना, ट्रंप कह चुके हैं कि गाजा को साफ करो और वहां ट्रंप सिटी बनाएंगे। अब एक व्यापारिक मार्ग बनाने की वहां से बात चल ही रही है। नेतन्याहू का साफ तौर पर यह बयान है कि मैं जानता ही नहीं फिलिस्तीन क्या है, मैं फिलिस्तीन का सफाया कर दूंगा, नामो निशान फिलिस्तीन का मिटा दूंगा। नहीं, इजराइल का ये पहले से प्रस्ताव है, वहां का उनका सपना है कि वो एक ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं, जिसके लिए सारी रणनीति। आपको ये भी बता दें कि इसके सबसे बड़े सूत्रधार जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है टोनी ब्लेयर साहब हैं, जो इसका पूरा खाका खींच रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि खुले तौर से ये अब मीडिया में बयान आने लगे हैं और पश्चिमी मीडिया और हर जगह ये हड़कंप मचा है कि ये बहुत बड़ी इंसल्ट है एक अमेरिकी राष्ट्रपति का या अमेरिका का, कि जो है पहले प्रस्ताव पेश किया जाता है, सारी बातचीत हो जाती है, बातचीत के बाद उसे मीडिया को बताया जाता है, मीडिया के बताने के बाद पूरी दुनिया उसे जान रही है और उसके बाद से इजराइल जो है इनकार कर दे। तो ये बहुत बड़ा फेल्योर है। ये कहा जा सकता है कि लगता है कि पेंटागन ने होमवर्क सही तरीके से नहीं किया था, या सही तरीके से बातचीत नहीं हुई थी, या क्या ऐसी बात हो गई जो पूरी दुनिया को नहीं पता, मीडिया को नहीं पता, और जो है आते ही उन्होंने इसे इनकार कर दिया। ऐसा संभव है कि फिलिस्तीन को खत्म कर दें नेतन्याहू? नहीं, ये संभव नहीं है। अगर ये चीज आप कर रहे हैं तो उसको खत्म करने पे तो फिर मानवता का नाश हो जाएगा, और फिर दुनिया किस मुंह से सारी चीजों, ये बहुत ज्यादा चीजें जो है इधर से उधर हो जाएगी। अब नेतन्याहू ट्रंप के सामने किस मुंह से जाएंगे? अगर ये बात सही है, इसकी पर्दे के पीछे ये भी बात कोई सही है। खिचड़ी नहीं पका रहे हैं लोग आपस में, जी। या तो दुनिया को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग मेरी ऐसी है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर नेतन्याहू ट्रंप को क्या मुंह दिखाएंगे? और इजराइल की मतलब वैल्यू कितनी है अमेरिका के बिना? नहीं है ना। ये चीज सही बात है, जिससे एक तरह से कहा जाए कि अमेरिका के बिना ब्रिटेन का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि बिना उसकी परछाई के ये कुछ कर भी नहीं पाते, और इनके लिए करने का बस के है भी नहीं कि आज तक ही वो संयुक्त राष्ट्र संघ से लेके जितने भी चीज़ें हुई हैं उनमें सहयोग ना कर सकें, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन अमेरिका के बिना इजराइल जो है अधूरा है, क्योंकि जितना अभी तक जितनी भी चीज़ें हुई है, वहाँ पे 60,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, वहाँ जो है हमास के चक्कर में जो है जितना नाश हुआ है, वो अगर किसी के बलबूते इजराइल कर रहा है तो वो जो है क्या कहते हैं कि अमेरिका है, और अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां जो जुडिस हैं वो उनका समर्थन कर रही हैं। लेकिन अचानक से इस तरह की बात आना, ये बहुत बड़े शांति वार्ता के लिए बहुत बड़ा धक्का है, जबकि अरब देश और खाड़ी देश और सभी पश्चिमी देश इस बात से काफ़ी गदगद थे कि ये बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है। 7 से ज़्यादा अरब के देश इस प्रस्ताव को कहा था कि हमास को और फिलिस्तीन को मान लेना चाहिए। बातचीत भी सही थी, और यहाँ तक कि फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने इस बात को कह दिया था कि हमास को ये सब छोड़ना होगा और वो एक नई सिरे से एक नए रास्ते पर चलना होगा। लेकिन अचानक इस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली पीएम का इस तरह का बयान आना, ये बहुत बड़ा सेटबैक है, या कहें तो बहुत बड़ा सदमा है। और ये सबके लिए नहीं, लेकिन ये सबसे बड़ी बेइज्जती जो है मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की है। और खाड़ी देशों का क्या होगा अगर ऐसे ही बेकाबू नेतन्याहू रहे? तो ईरान को तो वो हमला कर ही चुके हैं, कतर में हमला कर चुके हैं, सऊदी जैसे देश भी तो बचने की फिर तो उम्मीद छोड़ ही दे, क्योंकि सऊदी शायद अब्राहम अकॉर्ड में शामिल नहीं हुआ था, होने वाला था लेकिन अभी हुआ नहीं है। नहीं, ये चीज तो आप सही तरीके से देख सकते हैं कि एक इजराइल, एक छोटा सा देश, कितने देशों से वो लड़ाई लड़ रहा है। ईरान से लड़ रहा है, टर्की से लड़ रहा है, सीरिया में लड़ रहा है, हूतियों को दौड़ा के मारा है, कतर में जाके इतना बड़ा किसी के दूसरे देश के अंदर घुस के इस तरह की हमले कर देना, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सॉवरेनिटी पे, आपकी स्वतंत्रता पे हमला है। अगर भारत पे पाकिस्तान हमला कर दे तो ये चीज भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। सीधा से सीधे भारतीय सेना जो है कराची, लाहौर, कहां जो है कश्मीर से लेके घूमने लगेगी। यहां तक कि हम लोग भी सवाल ये पूछने लगेंगे कि ये कैसे हुआ कि हमारी एक लोकतांत्रिक सरकार है, हमारा एक लोकतांत्रिक देश है, हम चुप हैं, और पाकिस्तान कैसे घुस के कश्मीर में हमला कर सकता है। आपको ये भी याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर कैसे हुआ। तो ये सारी चीजें हैं,
ये सारी चीजें कही जा सकती हैं, लेकिन आप देख ही रहे हैं कि बिना अमेरिका की मदद के इजराइल इतने बड़े पावरफुल नहीं है जो चीजें हो रही हैं। लेकिन आखिर वहां का दावत खाने के बाद और इजराइल आने के बाद ऐसा क्यों हुआ, ये थोड़ी सोचने रंग वाली बदले बात नहीं है, बदले गए हैं रंग। ये मुझे ऐसा लगता है कि दोनों की क्या ये हुआ पर्दे के पीछे से बुनी गई एक कहानी है। खैर चलिए, ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखाता हूं वो 20 सूत्रीय प्लान ट्रंप का क्या है, जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे। दिखाइएगा जरा। गाजा को आतंक मुक्त क्षेत्र बनाया जाएगा ताकि वो पड़ोसी देशों के लिए कोई खतरा ना बने। जैसे ही दोनों पक्ष गाजा का पुनर्निर्माण और विकास कार्य शुरू होगा, जिससे वहां के लोगों का जीवन बेहतर होगा, जैसे ही दोनों पक्ष इस योजना को स्वीकार करेंगे, इजराइल तुरंत सैन्य अभियान रोक देगा और इजराइल के सार्वजनिक रूप से योजना स्वीकार करने के 72 घंटे के भीतर सभी बंधकों को रिहा कर दिया जाएगा। बंधकों की रिहाई के बाद इजराइल अपने यहां आजीवन कारावास की सजा पाए 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इसके अलावा 7 अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद हिरासत में लिए गए 1700 गाजावासियों की भी रिहाई होगी। इसके अलावा हर एक इजरायली बंधक के शव के बदले इजराइल को गाजा के 15 कैदियों के शव लौटाने होंगे। जो हमास सदस्य शांतिपूर्ण साथ रहने की कोशिश कर रहा था, शपथ ली थी, उन्हें माफी दी जाएगी। जो बाहर जाना चाहेंगे उन्हें सुरक्षित रास्ता और किसी इच्छुक देश में बसने की सुविधा दी जाएगी। समझौते के बाद मानवीय सहायता गाजा में बड़े पैमाने पर भेजी जाएगी। रोजाना कम से कम 600 ट्रक राहत सामग्री पहुंचाएंगे। सहायता सामग्री का वितरण संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रिसेंट जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की तरफ से किया जाएगा। गाजा का प्रशासन फिलिस्तीनी तकनीकी विशेषज्ञों के हाथों में होगा, जिसे एक अंतर्राष्ट्रीय समिति की निगरानी में चलाया जाएगा। इसका नेतृत्व डोनाल्ड ट्रंप खुद करेंगे। ब्रिटेन के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर इसमें उनका साथ देंगे। गाजा के लिए एक आर्थिक पुनर्निर्माण योजना बनाई जाएगी, जिसमें निवेश और रोजगार के अवसर पैदा हों। इसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आगे बढ़ाएंगी। गाजा में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित होगा, जहां करों में छूट और व्यापारिक सुविधाएं दी जाएंगी। किसी भी निवासी को गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। जो बाहर जाएंगे उन्हें वापस लौटने का अधिकार होगा। गाजा की शासन व्यवस्था में हमास की कोई भूमिका नहीं होगी और सभी आतंकी सुरंगें व सैन्य ढांचे नष्ट कर दिए जाएंगे। क्षेत्रीय देश ये सुनिश्चित करेंगे कि हमास और अन्य समूह समझौते का पालन करें। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की मदद से अस्थायी सुरक्षा बल गाजा में तैनात होंगे। ये सुरक्षा और स्थानीय पुलिस को प्रशिक्षण देंगे। इजराइल ना तो गाजा का विलय करेगा और ना ही स्थायी कब्जा। अगर हमास प्रस्ताव को मानने में देरी करता है तो पहले आतंक मुक्त क्षेत्रों में यह योजना लागू होगी। इजराइल कतर पर हमला नहीं करेगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गाजा संकट में कतर की मध्यस्थता की भूमिका को मान्यता देगा। गाजा के लोगों को चरमपंथ से दूर करने के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाए जाएंगे। जब गाजा का पुनर्निर्माण और फिलिस्तीनी प्राधिकरण का सुधार कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, तब भविष्य में फिलिस्तीनी राज्य का रास्ता खुल सकता है। अमेरिका, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लंबे समय तक के राजनीतिक समाधान पर बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये 20 सूत्रीय एजेंडा, 20 सूत्रीय प्लान ट्रंप की तरफ से रखा गया था, जिसे मान लिया था नेतन्याहू ने, लेकिन अपने देश वापस लौटते ही उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। और जब नेतन्याहू ने ही मानने से इनकार कर दिया तो फिर हमास, गाजा क्यों इसे मानेगा। अब नेतन्याहू ने मानने से इनकार कर दिया या फिर मानने का कभी कुछ था ही नहीं। जो भी कुछ अपडेट इस खबर से जुड़ी होगी आप तक हम वो सबसे पहले पहुंचाएंगे। बाकी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।